गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शिवाजी बालिका इंटर कॉलेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं। आइए हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं जहाँ से हम लोगों ने पिछले वीडियो में फिनिश किया था, उसके आगे कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोग जुड़ रहे हैं। मेरी जो कोचिंग का जो प्रयास था उसमें काफ़ी लड़के भी रुचि दिखा रहे हैं और लड़कियां भी। आप जो लोग भी जुड़ रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं और पूरी मेहनत से मैं उनके साथ लगूंगा। और भी जो लोग अभी नहीं जुड़ रहे हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी जुड़िए और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये शिकायत है, कुछ स्टूडेंट्स ने फ़ोन करके पूछा कि सर जब सामने होते हैं, सामने से क्लास चलती रहती है अर्थात ऑफलाइन, तो वहाँ कोई भी दिमाग में अगर आता है प्रश्न तो हम तुरंत पूछ लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में हम कैसे पूछेंगे। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल पर ही आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं या ग्रुप में आप मैसेज करिए कि सर ये क्वेश्चन या ये टॉपिक हमारी समझ में नहीं आया है, तो उसका सॉल्यूशन या तो फ़ोन पर ही करने की कोशिश करूँगा या तो फिर आपको अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको एक फिर से। तो इस तरह से हमारा आपका एक बेहतर कॉम्बिनेशन रहेगा, तो हम लोग एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे पाएंगे आपके बेहतर पढ़ाई के लिए। आप लोग जिस तरह से आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपको पूरी तरह से पूरा मन लगाकर जितना भी कोशिश होगा, आपके दिमाग में जो भी प्रश्न आएगा उन सब का सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश करूंगा। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग आगे कंटिन्यू रखते हुए देखते हैं। हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने का किरण आरेख कैसे 3 हो गया था। यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, विन्यास और आकार के बारे में देखा था हम लोगों ने। फिर यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाए, फिर तीसरा यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर आ जाए। ये 3 स्थिति हम लोगों ने देखा था। जो लोग अगर वो नहीं देखे थे तो उनसे गुजारिश है तो वो लोग उस वीडियो को जरूर देखें। देखिए वीडियो आप जरूर देखिए। बहुत से देखते हैं कि व्यूज कम आता है, आप वीडियो जरूर देखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं आज चौथे पार्ट को। यदि वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच कहीं स्थित हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, किरण आरेख खींचना है। तो आइए देखते हैं, एक दर्पण बनाते हैं। दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। ध्यान दीजिएगा, किसी ने बच्चे ने फोन करके पूछा, बहुत अच्छा है। आपके दिमाग में कोई डाउट है आप बिना संकोच किए मैसेज करके या फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया है।
तो वो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। किसी बच्चे ने पूछा सर वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या है, क्या दोनों में अंतर है? तो आप ध्यान दीजिए, यह बिंदु जो है यह वक्रता केंद्र है, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या r कहते हैं। ओके, आपको शुरुआत में ही बताया गया था कि यह जो दर्पण होता है किसी खोखले कांच के गोले का एक भाग होता है। तो यह जिस खोखले गोले कांच का यह भाग है, टुकड़ा है, उस गोले का जो वक्रता जो केंद्र होगा, जो कोई गोले की बात करेंगे तो केंद्र की बात करेंगे, इस गोले का जो केंद्र होता है वही इस दर्पण का, क्योंकि यह दर्पण इसी गोले का एक भाग है, तो इसका केंद्र जो होगा इसका वक्रता केंद्र कहलाता है, और इस गोले की जो त्रिज्या होगी r वही इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ओके, तो आपको ये शुरुआत की वीडियो में ये बताया गया था। जो लोग अगर इसमें कुछ शक शुबा है तो वो लोग पुरानी वीडियो को देख लेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वहां पर प्लेलिस्ट है, वहां से जो वीडियो आप चाहें वहां से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हमारा टॉपिक है यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहीं पर स्थित हो जाए। तो चलिए इन दोनों के बीच कहीं भी हम वस्तु को क्या करते हैं, रख देते हैं। आपको बताया गया है कि वस्तु को रखिए तो कम से कम कितनी आपातिक किरणों को खींचना है आपको, कितनी? 2। यस, 2 किरणों को आपको खींचना है, 2 आपातिक किरणों को। और आपातिक किरणें इस प्रकार हों, वो आपातिक किरण हों कि उसकी परावर्तित किरण आपको पता हो। तो ये आपको 3 चीजें बताई गई थी। मुख्य अक्ष के समांतर खींचो तो हमें पता है कि वो उसका परावर्तित किरण कहाँ से जाएगी, या वक्रता केंद्र से खींचो तो वो भी पता है हमें कि परावर्तित किरण कहाँ से जाएगी, या तो फोकस से ले जाइए तो हमें पता है कि कहाँ से जाएगी। ओके बच्चों, तो इस तरह से वही हम लेते हैं। अब देखिए 2 आपतित किरणों को क्या कर दिया, खींच दिया। अब परावर्तित लेना है तो ये जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, तो फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ओके, ये फोकस बिंदु से होकर जाएगी। और ये जो फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तित किरण कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण जहां एक दूसरे को काटेंगी वही बिंदु क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। इस तरह से इसको मुख्य अक्ष से मिला देते हैं एक खड़ी रेखा के द्वारा, और ये हमारा प्रतिबिंब बनकर तैयार हो जाता है। ये वस्तु है ओ डैश और ये प्रतिबिंब है आई डैश। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच कहीं पर स्थित हो। वस्तु को क्या किया, इस वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहीं पर रखा, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ आई, वक्रता केंद्र के थोड़ा आगे आई।
वस्तु की स्थिति कहाँ आई, वक्रता केंद्र से थोड़ा कहाँ गई, अधिक दूरी पर गया। यानी ये जो वक्रता केंद्र है इसके थोड़ा आगे जाएगा। यदि ये वस्तु को और पास ले जाएंगे तो ये और इधर भागेगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से जब भी हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा हमारा वो सदैव वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर बनता है। ओके बच्चों, और दूसरी स्थिति आती है इसकी प्रकृति, यानी वास्तविक है कि आभासी है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये परावर्तित किरणें वास्तव में यहाँ आकर मिलती हैं, तो ये क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। तीसरा, इसका विन्यास कैसा है, विन्यास यानी सीधा है उल्टा है, तो वस्तु की अपेक्षा उल्टा है। आकार, साइज, तो ये क्या वस्तु की अपेक्षा क्या दिख रहा है, बड़ा है। ओके, तो इस तरह से ये चौथा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। कुछ चीजें हैं आपको दिक्कत करेंगे जो अगर वीडियो अच्छे से नहीं देखेंगे, वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, एक एक चीज बारीकी से सुनना है और देखना है, तभी आपके इसके रे डायग्राम आप सीख पाओगे। अगर हल्के में लेकर अगर आप वीडियो देखोगे और अच्छे से उसको बनाओगे नहीं, वीडियो देखते समय आप देखिए, फिर उसको वैसे वैसे करके पुश करके रोक करके उसको अच्छे से बनाइए भी उसी समय, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा है कि यदि वस्तु फोकस, यदि वस्तु कहाँ हो जाए, फोकस पर रख दिया जाए। यदि वस्तु फोकस पर रखा जाए तो क्या होगा। ओके, अब वस्तु को उठाकर कहाँ रखेंगे, ये वस्तु उठाकर के फोकस पर रखेंगे। आइए देखते हैं। ये वस्तु है, ये दर्पण है और ये इसका फोकस बिंदु है और ये इसका वक्रता केंद्र है। चलिए इस बार क्या कहा गया, ये वस्तु को उठाकर कहाँ रखना है, फोकस पर। तो चलिए रख देते हैं, वस्तु को उठा के रखा गया फोकस पर। वस्तु को जब फोकस पर रखेंगे यहाँ पर भी दो आपाती किरणों को लेना है आपको। एक मुख्य अक्ष के समांतर लीजिए, ओके, और दूसरा आपको लेना है, अब यहाँ से तो दूसरा नहीं लेंगे, यहाँ वस्तु आगे रहती थी तो फोकस से ले लेते, अब तो ये फोकस पर ही है। तो अब आपको क्या लेना है, एक और बताया गया है कि वक्रता केंद्र से, है ना, वक्रता केंद्र से ले लीजिए। अब हमें परावर्तित किरण चाहिए। इसकी परावर्तित किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। ओके बच्चों,
थोड़ा तिरछी लाइन हो गई। चलिए अब ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, तो परावर्तित कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र से जा रही आपतित किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपतित किरण, ये इसकी परावर्तित किरण, और ये आपतित किरण, यही इसकी परावर्तित किरण। अब अगर इसको इधर ले जाए या इधर ले आए, तो ये देखते हैं कि ये एक दूसरे से के समांतर हो जाती है। इसको आप कितना ही आगे बढ़ा दो, ये एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर इधर देखा जाए, इधर बढ़ाया जाए, इधर शायद आभासी प्रतिबिंब ही बन जाए, लेकिन इधर भी अगर हम इसको बढ़ाएं इसकी सीध में, तो यह इधर भी क्या होता है, मिलता नहीं है। इधर डॉट डॉट लेंगे क्योंकि दर्पण की इधर किरणें आएंगी नहीं, लेकिन एक आभास किया जा रहा है कि शायद मिल जाए। इधर जब भी प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा। इधर भी देखिए, इधर अगर इसको आप खींचते जाइए, ये कहीं एक दूसरे को मिलेंगी नहीं। ओके बच्चों, तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि यदि वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। और कैसा बनता है? अनंत पर बनता है, वास्तविक कह सकते हैं बनता है, और बहुत बड़ा, वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है। ओके, साइज भी हो गया, स्थिति भी हो गया, विन्यास भी हो गया। उल्टा सीधा अनंत पे बन रहा है। ओके, इस तरह से ये वस्तु को यदि फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया। ओके बच्चों, चलिए इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, इसके बाद लास्ट पॉइंट। अच्छा, इसमें एक चीज आप खास बात देखिए कि जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर बना था। जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था या फोकस तल पर बना था। लेकिन अब वस्तु को फोकस पर रखा गया तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। ओके, अनंत पर बन रहा है, वास्तविक है, उल्टा है, और वस्तु की अपेक्षा क्या है? ये बहुत बड़ा है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ओके बच्चों, चलिए इसके बाद हम लोग एक और बचा है जो लास्ट है। इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछेगा किस तरह से कि यदि वस्तु फोकस पर रखा जाए तो वस्तु की स्थिति, विन्यास, आकार और उसका प्रकृति बताइए। तो आप अगर इस तरह से रे डायग्राम आप खींचे रहेंगे तो आप बता लोगे, और नहीं तो फिर आप रटोगे तो रटने वाला क्या होता है? भूल जाता है, और आप श्योर नहीं रहोगे। आपके दिमाग में शक बना रहेगा कि यही होगा कि नहीं होगा। चलिए आइए इसके लास्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, 6वें में। यदि वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच कहीं स्थित हो, तो क्या होगा? चलिए आइए एक दर्पण बनाते हैं। अब ये पटरी से माप के लिया नहीं जाता तो थोड़ा
इधर उधर हो जाता है, तो इसके लिए आप लोग पट्टी से माप के बनाइएगा। चलिए, अब वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है? यदि वस्तु को फोकस व ध्रुव के बीच, फोकस ये है, ध्रुव ये है, फोकस और ध्रुव के बीच कहीं पे रख दिया जाए, तो इस तरह से वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच ला के रख दिया, यहाँ पे रख दिया। फिर से वही प्रक्रिया कि एक किरण आप क्या करो, मुख्य अक्ष के समांतर खींचो। अब हमें पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहाँ से जाएंगी? फोकस बिंदु से होकर जाएंगी। और अगला, अब यहाँ से फोकस से तो जाएगी नहीं ऐसे, तो वक्रता से ले जाएंगे इसको। एक आपाती किरण हम लोगों ने लिया कहाँ से? वक्रता से, ये गई। अब हमें परावर्तित किरण को खींचना है, तो पहले ये वाली लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से जाएगी? तो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये इधर को परावर्तित हो गई। और ये आपतित किरण, इसकी परावर्तित किरण कहाँ से होकर जाएगी? अपने ही मार्ग में वापस। क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र से है। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें दर्पण के उस बिंदु पर क्या होती हैं? अभिलंबवत होती हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये किरण कहाँ हो जाएगी? अपने ही मार्ग में वापस। इसको हम लोग क्या करते हैं, और आगे अगर बढ़ा देते हैं, इसको भी और इसको भी, तो इधर देखा जा रहा है, इधर कितना भी आप आगे बढ़ाते जाओ, ऐसा उम्मीद नहीं दिख रहा है कि ये कहीं एक दूसरे से क्या करेंगी? मिलेंगी। ये परावर्तित किरणें कहीं एक दूसरे से मिलेंगे ऐसा लग रहा है? नहीं। लेकिन आइए इधर अगर खींचते हैं, ये परावर्तित किरणें ऐसा लग रहा है कि कहीं आगे से आ रही हैं। ध्यान देना, ये जो डॉट डॉट लिया जा रहा है, ये आपतित किरणों की नहीं बात हो रही कि आपातित किरणें, नहीं, ये जो परावर्तित किरण है, इसके लिए ऐसा लग रहा है कि ये परावर्तित किरणें यहाँ कहीं से आ रही हैं। ये परावर्तित किरणों को जब पीछे ले जाया गया, तो ऐसा लग रहा है कि ये परावर्तित किरणें, ये जो परावर्तित किरणें हैं, इस बिंदु से लग रहा है कि आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये परावर्तित किरणें इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर देती हैं, काट देती हैं। यहीं से क्या लेते हैं? एक इमेज बनाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? आभासी प्रतिबिंब। इस तरह से जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच कहीं पर स्थित होगा वस्तु, तो स्थिति क्या बनेगी प्रतिबिंब की? दर्पण के पीछे कहीं बनेगा। दर्पण के पीछे कहीं प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रकृति कैसी है? आभासी है। दर्पण के अंदर ये केवल एक महसूस किया जा रहा है, ऐसा संभव नहीं है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कभी बनेगा ही नहीं। लेकिन यह आभासी प्रतिबिंब है, इसीलिए इसको हम लोग आभासी नाम देते हैं। वास्तव में नहीं है ये, यानी ये परावर्तित किरणें इधर कहीं काटती तो वास्तव में काटती, लेकिन यह परावर्तित किरणें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आ रही हैं काटते हुए एक दूसरे को, तो यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है, वास्तव में नहीं है। इसलिए इस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कह देते हैं और वस्तु की अपेक्षा बड़ा है। ओके बच्चों,
तो स्थिति क्या हुआ, दर्पण के पीछे प्रकृति क्या हुआ, आभासी, और आकार क्या हुआ, वस्तु की अपेक्षा बड़ा और आभासी है। ठीक है बच्चों, प्रकृति भी हो गया, प्रकृति आभासी है। स्थिति में वस्तु दर्पण के पीछे कहीं बन रहा है, आकार वस्तु के अपेक्षा बड़ा है, और विन्यास कैसा है, सीधा है। जैसा वस्तु खड़ा है वैसे ही प्रतिबिंब भी स्थित है। इस तरह से बच्चों ये कुल 6 स्थितियां हम लोगों ने देखा, 6 के 6 ये आपका कंप्लीट होता है। और इसके आगे का जो भी रहे, इसके आगे हम लोग फिर आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके ग्रुप में बताइएगा और फिर उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। आप पढ़ाई बिंदास करिए, मन लगा के करिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है उम्मीद न रखिए कि स्कूल खुलेगा, बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर एक बार संख्या घटती रहती तो उम्मीद की जा सकती थी, जिस तरह से संख्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन उम्मीद नहीं लग रहा है। बाकी आगे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी कि क्या फैसला लेना है, हम आपको केवल एक गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जिस बेस पे बंद किया गया था वो बेस अब घट नहीं रहा है तो खुलने का तो कोई कारण नहीं दिख रहा है। इस उम्मीद से आप लोग पढ़ाई करिए, जो भी जिस तरह से भी आपको मिल रहा है आप उसका लाभ उठाइए। आप बहुत से लोग इस चीज़ में होंगे कि चलिए जब खुलेगा तब, नहीं, आप उस उम्मीद से ना बैठिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं कि आगे और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इसलिए आपको जिस माध्यम से जैसे भी आपको पढ़ाई का मौका मिल रहा है आप उसका फ़ायदा उठाइए, आप उसका लाभ लीजिए। ओके बच्चों।